किसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। इंसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। किसान को असहाय नहीं छोड़ सकते। हमने उसके साथ उसके दुख में सहभागी होना है, उसके भविष्य के लिए भी सहभागी होना है। अब हमारे किसानों को हम न मरने दें, मैं इतनी प्रार्थना इस सदन को करता हूं। देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन ही जब देश के किसान अपनी बात को सरकार के सामने रखने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़े, उसी ओर सरकार ने न ही सिर्फ उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया, बल्कि इस कड़ाके की ठंड में उन पर वाटर कैनन की बारिश की और आंसू गैस के गोले भी दागे। आखिर क्यों इतने महीने से पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान इस लॉ का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लेने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये लॉ उन्हें इतना परेशान कर रहा है और हमारे देश के अन्नदाता को सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों आन पड़ी? और सबसे बड़ी बात, सरकार उनकी आवाज को क्यों दबाना चाहती है और उन्हें दिल्ली आने से क्यों रोकना चाहती है और बंद कमरे में उनसे समझौता क्यों चाहती है? इन तीनों बिल में से पहला बिल, जो कि अब एक्ट बन चुका है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, जो ये स्टेट करता है कि किसान अपनी फसल जहां चाहे वहां और जिसे चाहे उसे अपनी मर्जी से या तो स्टेट के अंदर या तो स्टेट के बाहर या तो मंडी के अंदर या तो मंडी के बाहर किसी को भी बेच सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई बाउंड्री रेस्ट्रिक्शंस उसके सामने नहीं आती। जबकि पहला ऐसे होता था कि जमींदारी सिस्टम जब एबॉलिश हुआ तो एपीएमसी का गठन हुआ, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, या आम शब्दों में हम कह ले सरकारी मंडी, जहां पे किसान अपना अनाज को लेकर के आता था, और आड़ती यानी कि होलसेलर, नॉर्थ इंडिया में हम इन्हें आड़ती कहते हैं, जो कि किसान से डायरेक्ट फसल खरीद करके नॉर्मल रिटेलर्स को सेल करते हैं और फिर फाइनली कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है। तो एपीएमसी के तहत पहले किसान मंडी के अंदर जाकर के अपना अनाज बेचता था, वहां पे उसके अनाज की बोली लगाई जाती थी और जो भी प्राइस उसे पसंद होता था उस प्राइस पे वो अनाज को बेच देता था। पर अब ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, किसान जहां मर्जी अपने प्रोडक्ट को वहां बेच सकता है। तो इससे क्या होगा? इससे दो कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो सकते हैं। पहला, किसान को हो सकता है कि प्राइवेट जो खरीदार है या जो मंडी का खरीदार है उनके बीच में कंपटीशन पैदा हो सकता है और किसान को अच्छा प्राइस मिल सकता है। सपोज के लिए अगर हम ले लें कि अगर 2000 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट तय करती है किसान के लिए, अगर वो 2000 रुपये है तो किसान कंपटीशन के लिए या तो प्राइवेट को 2200 रुपये में या तो गवर्नमेंट की मंडी के अंदर 2100 रुपये में, जो भी उसको रेट अच्छा मिले उस पर बेच सकता है। दूसरी चीज, अगर एपीएमसी हट जाता है, यानी अगर प्राइवेट लोगों को डायरेक्टली अलाउ कर देती है गवर्नमेंट की इनसे जाकर के अनाज आप खरीद लो या ये डायरेक्टली प्राइवेट को बेच सकते हैं, तो एपीएमसी धीरे धीरे अबॉलिश होने का खतरा है। क्यों? क्योंकि जो मिडिल मैन है, जो आड़ती है, वो डायरेक्टली जाकर के अपनी प्राइवेट मंडी स्टैब्लिश कर लेंगे जहां पे वो प्राइवेट वेंडर्स के लिए काम करेंगे, बड़े बड़े रिटेलर्स के लिए काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे एपीएमसी के अंदर, जो मंडी के अंदर जो बिक्री होती थी और जो 2-3% टैक्स जाता था स्टेट गवर्नमेंट को, वो मिलना बंद हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो वो मंडी के मेंटेनेंस को बंद कर देगी। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे एपीएमसी एबॉलिश हो जाएगा और उससे नुकसान क्या होगा कि किसान के पास आगे जाकर के, भले उसे अभी अच्छा प्राइस मिल जाए, पर आगे जाकर के ये सर्कमस्टांसेस पैदा हो सकते हैं कि उनको उनके अनाज का मूल्य भाव मिले ही ना, क्योंकि एपीएमसी और एमएसपी तब कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अब बात करते हैं दूसरे लॉ के बारे में, जो है द फार्मर्स एश्योरेंस ऑफ प्राइस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसमें क्या होगा? इसका शॉर्ट में नाम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें क्या होगा कि फार्मर डायरेक्टली प्राइवेट बायर से, यानी डायरेक्टली वेंडर से पहले से ही एग्रीमेंट बना करके तय कर सकता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और फार्मर अपना प्रोड्यूस को किस प्राइस पे सेल करेगा। इससे क्या होगा कि पहले से ही प्राइस तय हो जाएगा। सीजन के पहले से ही, अगर गेहूं का सीजन है तो गेहूं के पहले ही प्राइस तय हो जाएगा कि भाई मैं 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपसे गेहूं खरीदूंगा, आप मेरे को 5 क्विंटल गेहूं दे देना। तो इससे क्या होगा? पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो ये हो सकता है कि इसमें फार्मर को एक एश्योरेंस मिल सकती है कि हाँ, मेरा प्रोड्यूस का जो प्राइस है वो पहले से तय है, भले ही आगे जाके एमएसपी 1900 हो जाए, 1800 हो जाए या 2500 हो जाए, फार्मर को 2200 रुपये तय किया हुआ पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये फार्मर के एक तरीके से पक्ष में भी बात हो सकती है। पर सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके, कि जब ये प्राइस तय होगा
तो उससे क्या होगा कि इनिशियली जो प्राइवेट बायर है हो सकता है वो आपको अच्छा प्राइस दे, आपको 2 साल 3 साल एक अच्छा प्राइस ऑफर करे ताकि आप उसको अपना प्रोडक्ट सेल करने लगे और आप मंडी में जा ही ना एपीएमसी में। तो अगर आप एपीएमसी में ऐसे सब किसान जाना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे एपीएमसी बंद हो जाएगी, मंडी सिस्टम एबॉलिश हो जाएगा। अब होगा क्या, जब एपीएमसी रहेगा नहीं तब आपके पास बेचने की कहीं जगह नहीं मिलेगी, तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास ये तो वो प्राइवेट बायर है या तो फिर नॉर्मल आप जाकर के बाजार में बेचें जो आपका रेट है। तो उससे क्या होगा, किसान एक टाइम पे आकर के फंस जाएगा। अब होगा क्या, किसान को फ्यूचर में जाने के बाद अपने एक्चुअल प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तब बार्गेन करना स्टार्ट कर देगा कि उसको पता है कि मेरे सामने कोई कंपटीशन है नहीं जो इससे खरीदेगा, तो अब जो मैं प्राइस बोलूंगा वो इसी पे खरीद सकता है। तो ये सर्कमस्टांसेस पैदा हो सकते हैं इस बिल से, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्योंकि नेगेटिव में ये है कि वही बात कह रहा हूँ कि एमएसपी और एपीएमसी एबॉलिश होने का खतरा है। हालांकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एबॉलिश नहीं होगा, उसको खत्म नहीं करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा से रहेगा। पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैं आपको बता दूं, प्राइवेट से रेगुलेटेड, गवर्नमेंट ने साफ कर दिया कि वो प्राइवेट कंपनी से रेगुलेटेड नहीं रहेगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट 2000 रुपये प्रति क्विंटल पे खरीद रही है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट कंपनी को भी वो इम्पोज है कि वो 2000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदे, वो चाहे तो 1750 रुपये प्रति क्विंटल भी खरीद सकती है। तो ये चीज़ को रेगुलेट नहीं किया गया है। तो किसान को यही डर है कि जब एमएसपी और एपीएमसी ही रेगुलेटेड नहीं है प्राइवेट में, तो फ्यूचर में जा करके वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। अब तीसरे लॉ के बारे में बात करेंगे जो है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। इसमें अमेंडमेंट किया गया है। ये एक्ट ये पहले हम जानते थे कि कुछ स्टॉक्स को ओवर स्टॉक करके या होल्ड करके रखना इलीगल हुआ करता था। जैसे कि हम कुछ पिछले साल की न्यूज़ को उठा के देख लें कि कुछ जो होलसेलर हैं उन्होंने प्याज को होल्ड करके रखा, ओवर स्टॉक करके रखा और उनके प्राइजेस को हाइक किया, एक्सकेलेट किया टाइम के यूज़ के टाइम के समय। इससे क्या होता था कि प्याज के दाम आप जानते होंगे कि साल में कभी कभार बहुत ज़्यादा यानी 90 और 100 भी टच करते थे, कहीं किसी किसी साल तो 150 तक गए हैं प्याज के प्राइस। पर इस लॉ में गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट बायर है यानी जो प्राइवेट बिग एंड रिटेलर है उसको ये थोड़ी सी ढिलाई बरत दी है कि वो ओवर स्टॉक कर सकता है, वो प्रोड्यूस को फार्मर से खरीद करके अपने पास स्टॉक करके वेयर हाउस में रख सकता है। तो फार्मर की चिंता ये है कि अगर वो हमसे आज कम दाम में चीज़ें खरीद करके रख लेगा वेयर हाउस में और उसको होल्ड करके रखा रहेगा और डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई नहीं करेगा तो उसके प्राइजेस बढ़ेंगे। और जब नेक्स्ट सीजन आएगा, जब वो स्टॉक्ड गुड को बेचने चाहेगा हैवी प्राइस पे, तब वो फार्मर से नेगोशिएट करेगा कि मेरे पास तो ऑलरेडी इतना प्रोड्यूस है, मैं आपसे सेम प्राइस में सेम प्रोड्यूस क्यों खरीदूं? आप अगर इस प्राइस पे नेगोशिएट करते तो मैं तब आपका गुड को लूंगा। सपोज 2000 रुपये क्विंटल में उसने आज खरीद लिया गेहूं, उसने स्टॉक कर दिया पूरे एक सीजन का गेहूं और अगले सीजन पे वो गया, अगले सीजन पे बोला कि मेरे पास ऑलरेडी 50 क्विंटल गेहूं रखा है, मैं आपसे और क्यों खरीदूं? कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, एग्रीमेंट सिर्फ एक सीजन का साइन हुआ था। एग्रीमेंट के समय फिर उसने क्या किया, फिर वो क्या कर सकता है, वो बोल सकता है कि मैं आपसे 1500 रुपये प्रति क्विंटल पे डन करता हूं और इस सीजन का प्रोड्यूस आप मुझे 1500 में ही दोगे। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस पैदा हो सकते हैं जो कि किसान को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश का किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो एक किसी एग्रीमेंट को समझे, किसी एग्रीमेंट पे आकर के बैठा रहे, तो वो हर तरीके से एक्सप्लॉइट हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। तो इस चीज़ को, ये चीज़ किसान का मेजर मुद्दा है। इन तीनों लॉस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं आपको एक क्रक्स में समझाता हूँ। पहली चीज जो कि किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि प्राइवेट कंपनी को वो लीगली बहुत पावरफुल बना रही है गवर्नमेंट इन लॉस के अकॉर्डिंग, और जो लॉस किसान के फेवर में थे एपीएमसी और एमएसपी उसको वीकन कर रही है। यानी कि पावर, लीगल पावर प्राइवेट कंपनीज और बिग एंड रिटेलर्स के हाथ में होगी, ना कि किसान के हाथ में होगी। किसान आज भी उतना ही कम, उससे भी कम पावरफुल हो जाएगा जितना वो पहले था। दूसरा, एमएसपी को रख करके उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी और इन लॉस के अकॉर्डिंग एमएसपी वीकन हो रही है। यानी कि जो मूल भाव गवर्नमेंट तय करती है किसी भी प्रोड्यूस का, वो भी वीकन हो रहा है। कहीं भी उसके स्ट्रेंथन की बात नहीं की गई है कि वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देख लें तो उसमें गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट कंपनी एमएसपी के रेगुलेशंस में नहीं आएगी।
तीसरी चीज, एपीएमसी का एबॉलिशमेंट। अगर यूं ही चलता रहा, प्राइवेट बायर्स आते रहे और लाइसेंस बायर्स को जगह नहीं मिली, तो मिडिलमैन तब भी रहेगा, क्योंकि कोई बड़ा हाई एंड रिटेलर, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सपोज आशीर्वाद आटा कभी भी डायरेक्टली प्रोड्यूस खरीदने नहीं आएगा, वो किसी मिडिलमैन को ही रखेगा अपने लिए गेहूं खरीदने के लिए। तो मिडिलमैन सरकारी मंडी से उठ करके प्राइवेट मंडी स्टैब्लिश करके वहां बैठ जाएगा और वहां पे रेट कटिंग का काम करेगा। तो इससे होगा क्या, पहले फार्मर को एमएसपी मिलती थी, यानी 2000 रुपये मिलता था, पर अब क्या होगा कि अगर एपीएमसी में नहीं रहेगा तो प्राइवेट मंडी में कोई भी रेट पे वो नेगोशिएट कर सकता है, क्योंकि एपीएमसी धीरे धीरे एबॉलिश होने लगेगी। और सबसे चौथी और सबसे बड़ी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट ना करके प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में वो बागडोर दे रही है कि प्राइवेट सेक्टर जा करके इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर मार्केट में डेवलप करे, जबकि इस चीज़ की बागडोर को गवर्नमेंट के हाथ में रखना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के एक कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, हमारे देश का किसान बहुत ही ज़्यादा वीकेंड होता जा रहा है इन सब लॉस के अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी बात, जहां बात आती है सरकार की, तो हम कहते हैं हमें सुनाई देता है कि सरकार हमारे देश के किसान की सुनती है, पर आज भी हम देखें तो हमारे देश का किसान गरीबी से सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। फिर भी इन तीनों के बिल का इतना विरोध हुआ, इन तीनों के बिल का इतने विरोध होने के बावजूद ये तीनों बिल लोकसभा में पास कराए गए और राज्यसभा में ये तीनों बिल फोर्सफुली पास कराए गए। जब स्पीकर से अपोजिशन ने बोला कि वॉइस वोट के बाद आप डिवीजन वोटिंग कराइए, तो स्पीकर ने अपोजिशन के नेताओं को यह कह के डरका दिया कि कोई भी अपनी कुर्सी में नहीं है, डिवीजन वोट पॉसिबल नहीं है, और ये तीनों बिल को पारित कर दिया राज्यसभा से। और ये तीनों बिल प्रेसिडेंट के पास साइन होने चले गए, जिसको प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया और ये एक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि बात यहाँ तक आखिर पहुंची कैसे। On September 27th, the president of our country, Ramnath Kovind, he gave his nod to this bill, जिसके बाद ये बिल एक एक्ट बन गया। उसके बाद से फार्मर्स की दिक्कतें और बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी थी। उन्होंने सबसे पहले रेल रोको आंदोलन किया। रेल रोको आंदोलन की वजह से कई ट्रेनें स्थगित हो गई और पंजाब तक कुछ बहुत ही नेसेसरी सामान नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से ये सोच भी फार्मर्स ने जनहित में अपनी सोच लगाई और उन्होंने ये आंदोलन को बंद कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने रास्ता नापा सरकार की तरफ। यहाँ इस उनकी मुहिम में 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस शामिल थे। इस दिल्ली चलो आंदोलन के तहत सरकार की तरफ फार्मर्स अपना कदम बढ़ा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस बिल का अपोज कर रहे थे। इस बीच उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बल का प्रयोग हो, वाटर कैनन्स हो, टीयर गैसेस हो, पूरी पुलिस उमड़ गई हज़ारों फार्मर्स को रोकने के लिए। ये प्रोटेस्ट करना, अपने हक के लिए लड़ना अधिकार है इन फार्मर्स का। ये अधिकार संविधान उनको देता है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट था ये। इसकी तरफ सरकार का ये नज़रिया और ये रवैया क्या दर्शाता है? क्या अब राजधानी तक पहुंचने के लिए भी प्रधानमंत्री से परमिशन की जरूरत पड़ेगी? कोरोना वायरस का बहाना देकर इन फार्मर्स को टरकाने की कोशिश की गई, पर सोचने वाली बात है कि क्या कोरोना वायरस सिर्फ इन फार्मर्स के लिए था? बिहार इलेक्शन में हर उस पॉलिटिशियन के लिए जो रैलियां कर रहा था, या उन लोगों के लिए जो रैलियों में शामिल हो रहे थे, उस भीड़ का हिस्सा बन रहे थे, क्या उनके लिए नहीं था? नरेंद्र सिंह तोमर, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ही फाइनली अग्री टू टॉक टू द फार्मर्स ऑन थर्सडे। इतना टाइम क्यों लगा? 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, 2 महीने से, एंड इट इज़ नाउ दैट द एग्रीकल्चर मिनिस्टर अग्री टू टॉक टू दीज फार्मर्स। मतलब लिटरली सरकार वेट कर रही थी कि फार्मर्स दिल्ली चलो आंदोलन करें, वो वहाँ तक पहुँचे इन द मिडल ऑफ अ पैंडेमिक, तब जाके उनकी सुनी जाएगी। और हाँ, उनने दिसंबर 3 की तारीख दी है। क्या सोच के अभी प्रोटेस्ट हो रहा है? मतलब आज से 6 दिन बाद की तारीख देने का मतलब वो क्या साबित करना चाहते हैं कि 6 दिन बाद फार्मर्स ये इशू को भूल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, उनका रवैया बदल जाएगा? आखिर क्या बदल जाएगा? ये बात अभी क्यों नहीं की गई और बाद में क्यों की जाएगी? Let me tell you, these farmers are fighting for what they feel is wrong. They're protesting.
और इस टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द नेशनल कैपिटल गोज एज बिलो एज 6 degrees, यू आर आस्किंग देम टू वेट। आपको लगता है कि ये फार्मर्स जो बिना धूप, बिना बारिश, बिना सर्दी, बिना गर्मी देखे हुए लगातार खेतों में मेहनत करते हैं, वो थक हार के वापस चले जाएंगे? आप उनकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं? ये किस तरीके की परीक्षा है कि इतनी ठंड में बिना कुछ सोचे समझे आप उनको 6 दिन बाद की तारीख दे रहे हैं? सरकार ने ये पूरा कदम उठाया किसान के हित के लिए। उनके हिसाब से ये बिल किसान के हित के लिए है, पर किसान ही खुश नहीं है, किसान ही प्रोटेस्ट कर रहा है। तो क्या अपने डिसीजन को रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है? इतना सफ़र करवाने की क्या ज़रूरत है? कि यही है वो सरकार जिसने बोला था कि वी केयर फॉर द फार्मर्स? आई डाउट। से कम हमारे किसानों को खेत में पानी पहुंचा दिया होता तो मेरा किसान मिट्टी में से सोना पैदा करके दे देता। ये ताकत मेरे किसान में है। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। बट एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जनरली कोई और वीडियो होता तो हम आपको बोलते कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बट स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए मैं आपसे बोलूँगी सिर्फ शेयर करें, क्योंकि ये जो न्यूज़ है, ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये आप तक, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली तक पहुंचना ज़रूरी है। ये फार्मर्स की बात है, ये हर एक उस इंसान तक पहुंचना ज़रूरी है जो भारत का है। भारत में क्या हो रहा है उन तक ये बात पहुंचनी ज़रूरी है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग फार्मर्स एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।